Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing long type, essay type questions and their answers, sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy. ये हम लोग बहुत सारा अभी तक शॉर्ट क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना, एमसीक्यू देख चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं, लॉन्ग आंसर हम लोग 3 देख चुके हैं, कर चुके हैं, मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। और ये चौथा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था, आंसर तक मैं पहुँच भी नहीं पाया था क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है और समझने के लिए है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि ये जो 2 जनरेशन्स के बीच जो डिफरेंस होते हैं आइडियोलॉजीज़ में, थिंकिंग में जो डिफरेंस होते हैं, जिसको कन्फ्लिक्ट वर्ड दिया गया यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट वर्ड, कि कन्फ्लिक्ट का मतलब ही मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस। तो क्वेश्चन में बहुत लंबा क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में असल जगह जो क्वेश्चन का है वो यहाँ छुपा हुआ है, लिखा हुआ है, मतलब राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है आपको। किस चीज़ पर? ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ये सब जो है, ये सब भूमिका है खाली क्वेश्चन बनाने का। मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले उसका एक भूमिका, एक इन्वायरमेंट पहले क्रिएट किया और तब क्वेश्चन बनाया यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि जो ये कन्फ्लिक्ट है, जो डिफरेंस है, पेरेंट्स और चिल्ड्रेन वर्ड यहाँ यूज़ किया। और मैंने बताया था कि पेरेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एल्डर जनरेशन को और चिल्ड्रेन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं न्यू जनरेशन को, द अपकमिंग जनरेशन। पेरेंट्स मतलब एल्डर जनरेशन, पहले की पीढ़ी, और चिल्ड्रन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को। तो दिक्कत यह है कि दोनों जनरेशन्स का आइडियोलॉजी, थिंकिंग, ये ना बहुत जगह पर मिलता नहीं है, डिफरेंट रहता है। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि बाप बेटी है, ठीक है, और बाप बेटी के रिश्ते में भी बाप का अपना ओपिनियन है किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर के, और बेटी का ओपिनियन अलग है उससे, अपने फादर के ओपिनियन से। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये कन्फ्लिक्ट, ये डिफरेंस जो हमेशा से चलता आ रहा है। हर जनरेशन अपने आप को सबसे डेवलप्ड मानता है। जैसे अगर आप लोगों की बात करूं, अभी आप जिस क्लास में हैं, क्लास 12th में, तो आप लोग अभी स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, है ना, वीडियो कॉल यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जैसे हम लोग प्रोजेक्टर लगा करके पढ़ रहे हैं, कलरफुल करके अपना समझ रहे हैं। तो आपको अभी अगर लगता है कि आप बहुत सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो इससे भी एक कैटेगरी ऊपर टेक्नोलॉजी में जाएगी। जैसे हमारे पहले के जनरेशन के लोग सपने में
सोचते थे या इच्छा रखते थे कि काश जहाँ हम बैठे हैं वहीं बैठे बैठे हम अपने किसी रिश्तेदार से बात कर पाते। काश ऐसा सोचते थे, सपना था ये हमारे पहले वाले जनरेशन का। वो सपना पूरा हुआ पहले उनका टेलीफोन के रूप में, फिर वायरलेस के रूप में, मोबाइल के रूप में उनका सपना पूरा हो गया बातचीत करने का। अब सपना आया, अब मतलब चाहत, इच्छा हुई कि अब खाली ऑडियो से बात करके अब सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब कुछ ऐसा हो कि ऐसे वीडियो से बात कर सके एक दूसरे को देखते हुए, तो वो भी आ गया। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो वीडियो से देखने वाला टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या इसके बाद टेक्नोलॉजी का ग्रोथ रुक जाएगा? यही है आखिरी क्या टेक्नोलॉजी? नहीं ना, टेक्नोलॉजी तो और आगे बढ़ेगा, इससे भी आगे बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। और ऐसा चीज़ होगा जो हम लोग सपना समझते हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, एट प्रेजेंट की बात करूं, तो हमारे लिए अभी प्रेजेंट में एक जगह पर रह करके और बहुत सारी चीज़ों, बहुत अलग अलग जगह पर अपना अटेंडेंस हर जगह पे मतलब अपने आप को रखना, ये हम लोग के लिए अभी थोड़ा सपना जैसा है। लेकिन ये सपना पूरा हो जाएगा, आगे के जनरेशन के लोग पूरा करेंगे जो हमारा सपना आ रहा है। जैसे पहले जनरेशन के लोगों के सपने को पूरा हुआ हम लोग के जनरेशन में, तो हम लोग के जनरेशन का जो सपना है कि अब जो हम लोग जैसे बोलते हैं अब मोबाइल में कि कॉल और अपना कोई जो रिलेटिव का नंबर या फ्रेंड का नंबर है वो बोलते हैं, वॉइस से अब रिकॉग्नाइज करता है ना, तो हो सकता है आगे जा कर के आपके माइंड से रिकॉग्नाइज कर ले। आप सोचें सिर्फ कि मुझे उससे बात करना है, आप सिर्फ सोचेंगे माइंड में और आपका फ़ोन जो है वो लग जाएगा उसको। या हो सकता है कि फ़ोन की ज़रूरत ही ना पड़े फिर आगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैथ्स वाले वर्ड यूज़ करते हो ना, इन्फिनिटी, बोलता है कि दो पैरेलल जो लाइंस हैं, पैरेलल बोल रहा है, वो क्या आपस में मिल सकते हैं? तो जवाब होता है नहीं। फिर उसका एक और जवाब क्लॉज आ जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं वो आपस में। अब वो इन्फिनिटी कहाँ है किसी को पता नहीं है। अगर देखोगे प्रैक्टिकली तो पैरेलल अगर लाइंस हैं तो वो उसको तुम कितना भी आगे ले जाओ तो मिलेंगे तो नहीं कहीं, क्योंकि वो पैरेलल्स हैं। बट उसी मैथमेटिक्स में ये भी बताया जाता है कि वो पैरेलल लाइंस मिलते हैं, इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मोटा मोटी तौर पर इसका मतलब हुआ कि वो कहीं नहीं मिलते हैं, सपना है, सोच है, आइडियोलॉजी है कि मिलते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी है कहाँ? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है जिसको आप नहीं जानते हैं। तो अब जिसको जानते ही नहीं है उस पे जा करके पैरेलल लाइंस मिलता है कि नहीं, ये कैसे देख सकते हैं हम लोग? लेकिन आगे आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी में हमेशा प्रोग्रेस होगा और ये जो थिंकिंग है पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का, हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है। और हमेशा से कन्फ्लिक्ट इसलिए रहा है क्योंकि एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये प्राकृतिक चीज़ है कन्फ्लिक्ट होना, डिफरेंट इन ओपिनियन। ये मैन मेड नहीं है,
दिस इज नेचुरल, दिस इज एसेंशियल, दिस इज नेसेसरी कि एक जनरेशन का सोच दूसरे जनरेशन के सोच से नहीं मिलेगा। वो बोलेगा कि हम लोग आगे हैं। जैसे आप लोग जो क्लास 12th के लोग हैं, तो आप लोग को अगर पूछा जाए, आप लोग से अगर सवाल किया जाए कि टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा जानते हैं कि आपके पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा अभी? कि आप लोग ज़्यादा जानते हैं, पेरेंट्स नहीं जानते हैं उतना। अब ज़रा सोचो और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे सोचो कि जब आप पेरेंट्स बनेंगे, नेचुरल प्रोसेस है, आप भी बनेंगे ना पेरेंट्स। जब आप पेरेंट्स बनेंगे और जब आपके चिल्ड्रन होंगे, क्या तब भी आप अपने चिल्ड्रंस से टेक्नोलॉजी में आगे रहोगे? तब कौन रहेगा आगे? जैसे अभी आप अपने पेरेंट्स से टेक्नोलॉजी में खुद को आगे समझते हो, सिमिलरली आपका जो अगला जनरेशन है वो आपको आपको टेक्नोलॉजी में बहुत लो स्टैंडर्ड समझेगा, क्योंकि वो और ऊपर ग्रो करेगा टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी वर्ड सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, सोच डिफरेंस इन थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी ये हमेशा होता है। हर जनरेशन को लगता है कि वो अपने पहले के जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा समझदार है, साइंटिफिकली ज़्यादा एडवांस्ड है, ये हर जनरेशन को लगता है। और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं तब तक हर जनरेशन को ये लगना ही है कि हम अपने पहले जनरेशन से आगे हैं। तो जो लोग अभी अपने आप को आगे समझते हो कि हम लोग का साइंस आपका टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वो सोच के देखो कि आपके आने वाली पीढ़ियों के टेक्नोलॉजी जो रहेगी ना, वो लोग आप पर हंसेंगे कि कितना पुराना। जैसे अगर अभी आपसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर आपको बैलगाड़ी पर बैठ करके जाना है, तो आप हंसिएगा ना कि कोई बात हुआ, 100 किलोमीटर कोई बैलगाड़ी पर बैठ के जाता है? ये तो पहले के लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास कुछ था नहीं। अब हम क्यों जाएंगे बैलगाड़ी से? तो इस पर जितना हंसी और जितना मजाक आपको इस बात पे आती है पहले वाली जनरेशन के बात पे, आप ये भी ध्यान रखना कि उतना ही हंसी और उतना ही मजाक आपका आने वाला जनरेशन आपका करेगा, क्योंकि उस समय आप उस जनरेशन के मुकाबले बैलगाड़ी पे होंगे, टेक्नोलॉजी वाइज, आइडिया वाइज, थिंकिंग वाइज। तो ये हमेशा चलता आएगा। बोला है इस पर एक लेख लिखो, आर्टिकल लिखो, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। पेरेंट्स रिप्रेजेंट एल्डर जनरेशन and children represents the current generation and which can also be called the upcoming generation। ये रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों। तो इस पर एक आर्टिकल लिखना है आपको, और वो उस आर्टिकल में आपको ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया गया कि इस आर्टिकल को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप आर्टिकल को जोड़िए इस चैप्टर से, जिस चैप्टर से जो चैप्टर का आप ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, उस चैप्टर से जोड़ करके, और ये जो हमारा आर्टिकल है ये इस चैप्टर से जुड़ करके होना चाहिए।
अब बहुत लोग जो लोग इंग्लिश में ठीक ठाक होंगे, ठीक है, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे कि हम तो अंग्रेज़ी में ठीक है लिख देंगे कुछ भी, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग कन्फ्लिक्ट वाला बात लिखेंगे, लेकिन ना वो कहानी से उसको ज़्यादा जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहानी उन्होंने पढ़ा नहीं है। और कहानी से अगर नहीं जुड़ा हुआ रहा तो मार्क्स उसको बहुत कम मिलेगा। तो इस कहानी से एग्जाम्पल्स लेकर के, कोटेशंस लेकर के, और ये हम लोगों को एक आर्टिकल लिखने बोला जा रहा है, और उस आर्टिकल का टाइटल है, हेडिंग है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। अब आर्टिकल का हेडिंग हमेशा फुल ब्लॉक लेटर्स में होता है। अगर बाय द वे, मतलब बाय चांस अगर यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, तो पहले चीज़ तो यहीं पर फंसोगे। अगर एक आर्टिकल है तो उसका टाइटल लिखते वक्त फुल ब्लॉक लेटर्स यूज़ करते हैं, कोई स्मॉल लेटर यूज़ नहीं होता। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फुल ब्लॉक लेटर्स यूज़ किया है, क्योंकि दिस इज़ टाइटल, और टाइटल शुड बी इन अ फुल ब्लॉक लेटर्स, इट शुड बी अंडरलाइंड प्रॉपरली। आर्टिकल का टाइटल कैपिटल लेटर्स में होने के साथ साथ अंडरलाइन, प्रॉपर अंडरलाइनिंग भी ज़रूरी है विथ स्केल। और यहीं से टीचर आपका अंदाज़ा लगाना शुरू कर देगा कि आप कितने पानी के स्टूडेंट्स हैं, कितनी गहराई में हैं आप। जो लोग इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देगा, लिखेगा यही चीज़, लेकिन कैपिटल्स नहीं करके रेगुलर तरीके से लिखेगा, वो लोग का मार्क्स पे यहीं से फर्स्ट इम्प्रेशन पे ही उन लोग का इम्प्रेशन गलत हो जाएगा टीचर के माइंड में। गलत हो जाएगा मतलब कि बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसे करके। तो तुम्हारा अगर पहला ही इम्प्रेशन गलत हो गया तो तेरा मार्क्स कैसे जाएगा अच्छा। तो पहला इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, टाइटल किसी भी आर्टिकल का हमेशा फुल ब्लॉक लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आंसर में टाइटल लिखें फुल ब्लॉक लेटर में, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। अब इसका आंसर यहाँ से शुरू किए, एक लाइन छोड़ के और आंसर शुरू किए। आंसर्स को पैराग्राफ्स में बांटें। देखो छोटा छोटा पैराग्राफ्स में बांटे हैं। ये देखो एक पैराग्राफ है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइन, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ है 3 लाइन, और फिर 3 6 लाइन, दो पैराग्राफ्स हुए। फिर तीसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ थोड़ा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 6 लाइन का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, 6 लाइन का सेकेंड पैराग्राफ, फिर 8 लाइन का एक उसके बाद का पैराग्राफ। तो आप वर्ड लिमिट्स को भी सेटिस्फाई कर पाइएगा। और हर पैराग्राफ का तुमको क्या करना होता है, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने होते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ को लिख देना है अपने इंग्लिश के नॉलेज के अनुसार, अपना जो तुम्हारा स्टैंडर्ड अभी तक रहा हो, ठीक है। रट सकते हो, जो लोग रटते हैं दे आर कैपेबल, मैं उनको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं ना उनको इनकरेज करूँगा ना मैं डिस्करेज करूँगा, दिस इज़ देयर टैलेंट, है ना। वो समझे कि उनके लिए सही है या गलत। लेकिन जो लोग से नहीं रटा जाता, 10 नंबर का पूछेगा, 150 से 200 शब्दों में लिखने बोलेगा, 150 से 200 शब्दों में लिखने बोलेगा, कम से कम 150 शब्द होने चाहिए। अब कम से कम लिखोगे तो मैक्सिमम नंबर नहीं ना मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर पाने के लिए मैक्सिमम वर्ड लिमिट तक भी तो जाना होगा ना, 200।
200 वर्ड्स, और एक एवरेज जो टीचर लाइंस जो होता है ना, A4 शीट जो तुम लोग को मिलता है आंसर शीट लिखने के लिए, बुकलेट, उस बुकलेट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि टीचर्स जो है अब वो तुम्हारा आंसर देखेगा जब, तो तेरा आंसर का वर्ड गिन गिन करके नहीं ना देखेगा, इतना फुर्सत से नहीं ना है देखना गिन गिन करके कि कितना वर्ड में लिखा है। तो इसके लिए क्या है, टीचर्स ने अपने माइंड सेट में पहले से ही सेट कर रखा है कि ऑन एन एवरेज, एक एवरेज सेट कर लिया कि एक प्रॉपर जो लाइन है, ठीक है, उसमें अगर नॉर्मल फॉन्ट में, फॉन्ट मतलब समझते हो ना, साइज, बड़ा लिखना छोटा लिखना, तो ये सब तो तुम लोग जानते ही होगे कि बड़ा बड़ा लिख करके पेज जल्दी भर जाएगा, और अगर थोड़ा नॉर्मल में लिखेंगे तो पेज नहीं भर पाएंगे। तो ये सब ट्रिक्स जो है ये सब चलता नहीं है टीचर्स में। बड़ा छोटा करोगे टीचर समझ जाएगा कि बेईमानी कर रहा है, तो बेईमान करने वाले को, फिर बेईमानी करने वाले को उसको नक्शा, उसको मार्क्स भी बेईमानी वाला ही देगा। तो ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा था कि टीचर्स के माइंड में आप ले लो 5 वर्ड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 5 वर्ड्स का वो एवरेज लेते हैं। तो 200 शब्द लिखना है तो कितना लाइन होना चाहिए आंसर, पहले ये सोचो। जिसको मैक्सिमम मार्क्स पाना है, जिनको 10 में से 2 चाहिए वो कुछ भी लिखेगा, 1-2 नंबर आ जाएगा। जो सोचा, बोलते हैं ना कि हमको 10 में से 9 चाहिए, तो 9 कब मिलेगा, जब 200 शब्दों तक जाओगे। मगर यहाँ ये भी याद रखना कि 200 शब्दों को पार अगर कर गए तो ये नहीं सोचना कि 10 नंबर का क्वेश्चन में 11 नंबर दे देगा टीचर, उल्टा काट लेगा नंबर। तो 200 मैक्सिमम। अब उसको हम एवरेज से लेते हैं तो कितना निकल जाएगा, 5 वर्ड्स पर लाइन अगर लेते हैं तो 30 लाइन में 150 शब्द हुआ, फिर 50 के लिए 36 लाइन तुम्हारे बुकलेट का, आंसर सीट का लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता पाऊंगा ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर 36, 35 और 36 का आंकड़ा समझते हो ना, कहावत होता है ना कि इसका और उसका 36 का आंकड़ा चलता है। यही याद रखना, जिनको मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचना है उनको 35 से 36 लाइंस में इस आर्टिकल को लिखना होगा। 35 से 36 लाइन अपने आंसर शीट में, तब तुम एक्सपेक्ट करना कि तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहले तो यहीं देख के तुम्हारा मार्क्स छांट देगा। अब अगर तुम 15 ही लाइन में आंसर ख़त्म कर दिए हो, अब बताओ 35 लाइन जाना चाहिए था, 15 लाइन में आंसर ख़त्म कर दिए, क्या मिलेगा तुमको मार्क्स? 10 में से 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ऊपर नहीं देगा। वर्ड लिमिट्स फॉलो करना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से याद रखना कि 36, 35, 36 लाइंस लिखने हैं। और पैराग्राफ वाइज जैसे जैसे मैं सैम्पल आंसर में आपको बताऊंगा और जो वर्ड्स मैं समझाऊंगा, बस वो वर्ड्स को याद रखना है और पैराग्राफ्स बना के 36-35 लाइन तक का आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर उसमें आप उस तरह से मार्क्स उठा पाइएगा। तो ये हम फर्स्ट पैराग्राफ से अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।